नमस्ते बच्चों। होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं और अपना अध्ययन भी नियमित रूप से कर रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 संस्कृत विषय दीपकम नामक पाठ्य पुस्तक। इस पाठ्य पुस्तक के 8वें अध्याय के हिंदी अनुवाद और व्याकरणिक कार्य को हमने गत वीडियोस के माध्यम से समझा। यदि आप वह देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज हम प्रारंभ करते हैं इस 8वें अध्याय के अभ्यास कार्य को। अभ्यासात जायते सिद्धिः। अभ्यास से जन्म लेती है सिद्धि। पहला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां एक पदेन उत्तरम लिखित। नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। इस पाठ के आधार पर हमें बताना है कि हमारे राज्य में हमारे देश में कितने राज्य हैं। तो कितने हैं? 28। अष्टाविंशति ही इसका उत्तर हो जाएगा। फिर है प्राचीन इतिहासे कहा स्वाधीनः आसन। प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे? स्वाधीन यानी कौन से ऐसे राज्य हैं जो किसी शासक के अधीन नहीं हुए। तो हमने पाठ के आधार पर पढ़ा था कि सप्त भगिन्यः सह भ्राता, यानी सातों बहनें जो 7 राज्य एक साथ मिले हुए हैं, साथ में उनका भ्राता जो सिक्किम है वह भी साथ ही है, जो कभी भी वे हमेशा स्वाधीन रहे, पराधीन नहीं हुए, किसी शासक के अधीन नहीं हुए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन थे। एक तो हम ये भी लिख सकते थे सप्त भगिन्यः सह भ्राता, लेकिन उसको हम यहाँ पूर्ण रूप से सही उत्तर नहीं मान सकते, कारण कि हमें क्या करना है, एक पद में उत्तर देना है। अब चूंकि एक पद में उत्तर देना है तो सप्त भगिन्यः लिखेंगे तो पाठ के अनुसार वैसे उत्तर ठीक नहीं बनता, क्योंकि 7 बहनों के साथ भ्राता यानी उनका भाई सिक्किम भी शामिल था। ये स्पष्ट रूप से चैप्टर में लिखा हुआ है, अध्याय में लिखा हुआ है। तो फिर क्या करें? अब हमने अपने अध्याय के शुरुआत में ही पढ़ा था कि 7 बहनों के साथ 8वें को मिलाकर के 2 प्रकार से संबोधित किया जाता है। या तो इन्हें कह दिया जाता है अष्टभगिन्यः यानी 8 बहनें, और या कभी कभी कह दिया जाता है सप्तभगिन्यः एकः भ्राता च, 7 बहनें और एक भाई, इस प्रकार से। तो हम अष्टभगिन्यः वाला संबोधन उठा सकते हैं, जिससे हमारा उत्तर भी सटीक हो जाएगा कि पाठ के अनुसार 7 बहनें और एक सिक्किम जो हमेशा स्वाधीन रहे, तो हमारा उत्तर भी ठीक हो जाएगा और एक ही पद में हमारा उत्तर बन जाएगा। तो इसका उत्तर आएगा अष्टभगिन्यः। अब यहाँ कहीं कहीं सप्तभगिन्यः लिखा मिल रहा है बहुत सारे सॉल्यूशंस में, लेकिन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि ये यहाँ क्यों लिखा गया है, क्यों यह उत्तर ज्यादा ऑथेंटिक होना चाहिए। बाकी आपकी और आपके शिक्षकों की इच्छा, जैसा वे करवा रहे हैं आप फिर उनसे बात करें। केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते। किनका समूह सप्तभगिन्य 7 बहनें कहलाता है? तो किनका समूह? 7 राज्यों का समूह सप्तभगिन्य कहलाता है। ठीक है, तो उत्तर आ जाएगा सप्त राज्यानाम। 7 राज्यों के समूह को सप्तभगिन्य कहते हैं। अब बात यहाँ पे भी वही है, यहाँ कहीं सॉल्यूशंस में अष्टभगिन्य लिखा रहा है, लेकिन जब उन्होंने पूछा ही अष्ट राज्य नाम लिखा रहा है, जब उन्होंने पूछा ही सप्तभगिन्य के लिए है, तो हम 7 राज्यों का उल्लेख करेंगे, क्योंकि एक तो भाई है। हाँ, अगर यहाँ पूछ लेते कि अष्टभगिन्य है, मतलब उसमें कितने राज्य हैं, कितने राज्यों का समूह अष्टभगिन्य है, तो हम कह सकते थे अष्ट राज्य नाम। चूंकि यहाँ सप्तभगिन्य है पूछा गया, तो हम 7 राज्यों का ही उल्लेख करेंगे। फिर है अस्माकं देशे कति केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8। तो इसके लिए क्या लिख देंगे? अष्ट। फिर है सप्त भगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्व प्रमुखः। 7 बहनों वाला जो प्रदेश है उसमें कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा प्रमुख है? तो हमने क्या पढ़ा था? बांस के वृक्ष वहां पर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, इसलिए उसी का उद्योग। तो हम उत्तर लिख देंगे वंशोद्योग है। ठीक है, उसके पश्चात हमारे पास प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। पहला प्रश्न है भ्रातृ सहित भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भ्रातृ सहित यानी भाई के साथ बहन 7 जो हैं, ये कौन से राज्य हैं? तो इसके विषय में हमने अपने अध्याय में पढ़ा था। यहां से आप इसका उत्तर ले लेंगे। भ्रात्रा सिक्किमेन सह भगिनी सप्तके इमानि राज्यानि सन्ति अरुणाचल प्रदेशः असमः मणिपुरम मिजोरमः मेघालयः नागालैंडम त्रिपुरा च इति। इस प्रकार से आप इसका उत्तर कर लेंगे। फिर आपके प्रश्न आता है इमानी राज्यानि सप्त भगिन्यः इति किमर्थम कथ्यन्ते। इन राज्यों को सप्त भगिन्यः किस लिए कहते हैं? जब एक प्रश्न बच्चे के द्वारा पूछा गया था कि इन 7 राज्यों को सप्त भगिन्यः किस लिए कहते हैं, तो अध्यापिका ने जो उत्तर दिया था वही उत्तर हमारे लिए हो जाएगा। यहाँ श्रीश ने पूछा था यही कि सप्त भगिन्य एक भ्राता ऐसा किस लिए कहा जाता है, तो अध्यापिका ने बताया था
प्रयोगो एवं प्रतीकात्मको वर्तते कदाचित सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् भौगोलिक वैशिष्ट्यात् च इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि। इस प्रकार से आप यहाँ से इसका उत्तर ले लेंगे। फिर है ईशान्य कोण प्रदेशेषु के निवसन्ति। ईशान कोण प्रदेशों में कौन निवास करते हैं? तो ईशान कोण प्रदेश कौन से? यही 7 भगिनियों वाले, 7 राज्यों वाले, क्योंकि हमने व्याकरणिक कार्य में यह समझा था कि ईशान कोण किसे कहते हैं। ईशान कोण किन 2 दिशाओं के बीच के कोण को ईशान कोण कहा जाता है, ये हमने बहुत अच्छे तरीके से इस अध्याय के व्याकरणिक कार्य को समझा था। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आपको ईशान कोण को समझने के लिए वह वीडियो देखनी पड़ेगी। नहीं तो आपने अगर देख ली है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट करेंगे कि ईशान कोण कौन सा कौन है। फिलहाल हम बात करते हैं कि ईशान कोण के प्रदेशों में कौन निवास करते हैं। तो हमें बहुत सारी जाति जनजाति की का उल्लेख हमें पाठ के आधार पर बताया गया था, तो हम इसका उत्तर इस प्रकार देंगे। इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप सर्वप्रथम अपने प्रश्न के प्रथम शब्द का प्रयोग करेंगे, ईशान्य कोण प्रदेशेषु। फिर लिखेंगे गारो, खासी, नागा, मिजो, लेप्चा प्रभृत्यः बहवः जनजातियाः अत्र निवसन्ति। इस प्रकार से आप इसका उत्तर बना लेंगे। फिर है आपके पूर्वोत्तर प्रादेशिकाः केषु निष्णान्तः सन्ति। पूर्वोत्तर के प्रदेश में रहने वाले पूर्वोत्तर के जो प्रादेशिक हैं वे किन में निपुण हैं। किन में निपुण यानी उनको क्या कुछ आता है, किस प्रकार से वे बहुत कला से निपुण है, किससे निपुण है, तो हमने पाठ के आधार पर समझा था। पिछले प्रश्न का उत्तर जहां हमने खत्म किया था ठीक उसके आगे ही इस प्रश्न का उत्तर प्रारंभ हो रहा है। शरीरेण ऊर्जस्विनः एतत् प्रदेशिकाः बहुभाषाभिः समन्वितः पर्व परंपराभिः परिपूरितः स्वलीला कलासु च निष्णान्तः सन्ति। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख लेंगे। तत्पश्चात आपके प्रश्न है वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। वंश वृक्ष, बांस के वृक्ष से बनी वस्तुओं का उपयोग कहाँ करते हैं, कहाँ किया जाता है। तो हमने पाठ के आधार पर जाना था कि किस प्रकार से सप्तभगिन्य है के जो प्रादेशिक हैं वो इन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। यहाँ से आप इसका उत्तर लिखेंगे आवस्त्राभूषणेभ्यः गृह निर्माण पर्यंतम प्रायः वंश वृक्ष निर्मितानां वस्तूनां उपयोगः क्रियते। इस प्रकार से आप लिखते हुए अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। तत्पश्चात प्रश्न है अधोलिखितेषु पदेषु प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। नीचे लिखे गए पदों में प्रकृति प्रत्यय का विभाग करते हुए यानी प्रकृति और प्रत्ययों को अलग अलग करते हुए हमें लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए इन्होंने गंतुम दिया है, गंतुम ने गम यहाँ पर क्या है, प्रकृति है, और तुमुन क्या है, प्रत्यय है। प्रकृति से यहाँ तात्पर्य जो मूल शब्द है, मूल की बात जब आएगी तो प्रकृति शब्द की बात हम करेंगे। तो मूल क्या है, गम, और तुमुन क्या है, प्रत्यय। तो फिर हम जातुम आगे करने का प्रयत्न करें तो जातुम में जा क्या है, प्रकृति, और तुमुन क्या है, प्रत्यय। तत्पश्चात विश्रुतः, विश्रुतः अब 3 भागों में बटेगा। वो कैसे, इसमें वी तो है उपसर्ग, वी क्या है, उपसर्ग, श्रु क्या है, प्रकृति, और त क्या है, प्रत्यय। वी श्रु त, अब त का त शेष रहता है, फिर ये विश्रुतः बनता है अपने रूप को धारण करते हुए। फिर हम बात करें अतिरिच्य, अतिरिच्य में भी 3 भाग होंगे। अति यहाँ पर उपसर्ग है, रिच यहाँ पर जो है प्रकृति है, और ल्यप क्या है, यहाँ प्रत्यय है। तत्पश्चात पठनियम की यदि बात करें तो पठ यहाँ पर प्रकृति है और अनियर यहाँ पर प्रत्यय है। अब आप कहेंगे कि ये तुमुन से तुम, त, ल्यप का य, अनियर, ये कैसे शेष रहा और कैसे पता लगता है। फिर से मैं एक ही बात दोहराऊंगी जो मैं बार बार आपके व्याकरणिक कार्य और अभ्यास कार्यों में कहती आ रही हूँ कि आप 8वीं कक्षा के बच्चे हैं तो 8वीं कक्षा तक के अध्ययन तक सीमित रहें, क्योंकि इनकी डिटेल्स जब हम करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा विस्तार होता जाएगा। तो यहाँ पे एक तरह से आपको कंठस्थ ही करना है कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, ये कैसे बन रहा है, बस कि पठ अनियर मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, पठनीय, ठीक है। ज्या तुमुन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ज्यातुम। इस प्रकार से आपको याद ही करना है। इनके सूत्रों पर, इनके गहन जो इसका उल्लेख है, व्याख्या है, उस पर अभी आपको नहीं जाना है। तो इसलिए हम इसे यहीं स्टॉप करते हैं, चलते हैं आगामी प्रश्न की ओर। रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। वयम स्वदेशस्य राज्यानाम विषय ज्ञातुम इच्छामः। हम अपने देश के राज्य के विषय में जानना चाहते हैं। हम किसके राज्य के विषय में जानना चाहते हैं, तो अपने देश के। अब किसके के लिए यहाँ क्या जाएगा, कस्य। अब आप क्या करेंगे, वयम
इस स्वदेशस्य के स्थान पर क्या लिख देंगे, कस्य, और बाकी एज ए सेंटेंस बना करके एज इट इज लिखते हुए क्वेश्चन मार्क अंत में कर देंगे। इसीलिए मैंने ये डैश डैश किया है ताकि आप बाकी प्रश्न का हिस्सा करेंगे और इस पूर्ण विराम के स्थान पर क्या कर देंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह। वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुम् इच्छामः। फिर है सप्त भगिन्यः प्राचीने इतिहासे प्रायः स्वाधीनः एव दृष्टा। 7 बहनों के प्राचीन इतिहास में 7 बहनें जो हैं प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन ही देखी गई। तो कौन प्राचीन इतिहास में प्राय स्वाधीन देखी गई, तो यहाँ क्या आ जाएगा, कहा। सप्त भगिन्यः के स्थान पर आप कहा कर देंगे, चूंकि ये बहुवचन स्वरूप है, एक नहीं है, 7 राज्य है, 7 बहनें हैं, तो कहा का यहाँ प्रयोग करेंगे। कहा प्राचीन इतिहास से प्रायः स्वाधीना एवं दृष्टा, और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह। फिर है प्रदेशे अस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यम वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्प का बाहुल्य है, यानी हस्तशिल्प बहुत मात्रा में, अधिक मात्रा में है। तो क्या किसका बाहुल्य है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, केशाम। इस के स्थान पर आप प्रश्न सूचक शब्द क्या लगाएंगे, केशाम, और क्या बना देंगे प्रश्न, प्रदेशे अस्मिन् केशाम बाहुल्यम वर्तते। तत्पश्चात है एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। इन राज्यों का भ्रमण तो स्वर्ग के समान है। तो आप क्या करेंगे, इस स्वर्ग सदृशानि के स्थान पर कीदृशानि शब्द का प्रयोग करेंगे, बाकी एज इट इज लिखते हुए अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह कि एतानि राज्यानि तु भ्रमणार्थम कीदृशानि, इस प्रकार से। ठीक है, तत्पश्चात हम चलते हैं यथा निर्देशम उत्तरतः। यथा निर्देश यानी जिस प्रकार का निर्देश दिया गया है उस प्रकार से उत्तर दो। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है, महोदय मम भगिनी कथ्यति। महोदय मेरी बहिन कहती है। अत्र मम इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम, यानी इस पंक्ति में जो मम शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। यह जो सर्वनाम रूपी शब्द है कि मेरी, तो ये किसने कहा था या किसके लिए, संज्ञा सूचक शब्द क्या है इसका, तो संज्ञा सूचक शब्द इसका क्या था, हमने जाना था कि स्वरा कह रही थी कि मेरी भगिनी कहती है, मेरी बहन कहती है। तो स्वरा के लिए, इन्होंने पूछा कस्य, किसके लिए, तो उत्तर क्या होगा, स्वरा के लिए। तो स्वरा में चतुर्थी विभक्ति लगाते हैं, स्वरा के लिए को हम क्या लिख देंगे, स्वराए। इस प्रकार से आप उत्तर बना देंगे। फिर है सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्याद इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। अब ये कह रहे हैं कि ये जो सेंटेंस हमने पढ़ा था कि सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों के समान ही के समानता के कारण, साम्याद समानता के कारण ही उक्त उपाधि ने प्रथितानी दी गई हैं या उक्त उपाधियां प्रसिद्ध हैं इनके लिए। तो इस वाक्य में प्रथितानी यानी ये जो प्रथितानी शब्द है इसका क्रियापद, इसके क्रियापद का कर्तृपद क्या है, क्रियापद का कर्तृपद क्या है, ये क्या है, क्रियापद है, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, उपाधियां प्रसिद्ध हैं। तो हमसे क्या पूछा गया, कर्तृ, कर्तृ यानी कर्ता पद, क्या प्रसिद्ध है, उपाधियां, तो शब्द क्या आ जाएगा, उपाधिना, ये हो जाएगा इसका उत्तर, उपाधिना, उपाधियां प्रसिद्ध हैं, प्रसिद्ध है क्रियापद है। फिर से देखें इस वाक्य में प्रथितानी इस क्रियापद का, इस क्रियापद का कर्तृपद कौन सा है, तो ये क्रियापद है, प्रसिद्ध है। अब कर्ता कैसे निकालेंगे, कर्ता क्या होता है, कार्य को करने वाला या जिसके माध्यम से क्रिया इंगित हो रही है। तो प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, तो उपाधियां, उपाधियां प्रसिद्ध है, इसलिए क्या हो जाएगा, उपाधिना। ठीक, तत्पश्चात हम चलते हैं आगामी प्रश्न की ओर। एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम। अत्र संगठनम इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम। अब देखो पहले वाले प्रश्न में हमसे क्रियापद का कर्तृपद पूछा था और अब हमसे कर्तरीपद का क्रियापद पूछा है। तो सिंपल बात यह है कि उसमें कर्ता पूछा था, इसमें क्रिया पूछी है, और क्रिया अक्सर कहाँ लगती है, क्रिया अक्सर वाक्य के अंत में लगती है। तो बिना कुछ विचार किए भी आप अंत के इस शब्द को क्रियापद में यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, एतेषां राज्यानां पुनः संगठनम विहितम, तो यहाँ पे इन सब राज्यों का पुनः संगठन। अब विहितम यहाँ पे क्या है, विहितम ही क्रियापद है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया है कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, कर्तृपद का क्रियापद क्या है, कर्तृपद क्या था, संगठनम। ठीक है, तो विहितम इसका क्या हो जाएगा, क्रियापद हो जाएगा। फिर है अत्र वंश वृक्षानां प्राचुर्यम विद्यते। यहाँ वंश वृक्ष यानी बांस के वृक्षों का प्राचुर्य है।
अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थकम पदम चित्वा लिखित। अल्पता यानी थोड़ा, कम, तो इसका विपरीत अर्थ देने वाला पद, विपरीत अर्थ देने वाला शब्द हमें इस वाक्य से उठाना है। तो इस वाक्य में अल्प यानी थोड़े के लिए इसका विपरीत क्या होगा? बहुत अधिक। तो बहुत अधिक के लिए यहाँ पे क्या शब्द आया है? प्राचुर्यम। हम उत्तर क्या लिख देंगे? प्राचुर्यम। तत्पश्चात है क्षेत्र परिमाणे है इमानी लघुनी वर्तन्ते। क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से यानी क्षेत्र के नाप की दृष्टि से तो ये छोटे हैं। अस्मिन् वाक्ये सन्ति इति क्रियापदस्य किम समानार्थकम पदम प्रयुक्तम। सन्ति का अर्थ क्या होता है? संति का अर्थ क्या होता है? अब ये पूछ रहे हैं कि इस वाक्य में संति इस क्रियापद के समान समान अर्थ देने वाला कौन सा पद लिया गया है? तो अगर हम इसकी बात करें तो क्षेत्र परिमाण है, क्षेत्र परिमाण की दृष्टि से ये लघु है, तो किसके जगह आ रहा है? वर्तन्ते के स्थान पर। वर्तन्ते का अर्थ क्या है? तो संति के स्थान पर अगर वर्तन्ते लिख दें या वर्तन्ते के स्थान पर संति लिख दें, बात एक ही है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? समान अर्थ को परिभाषित कर रहे हैं। तो यही हमसे पूछा गया कि संति के समान अर्थ देने वाला क्रियापद कौन सा? तो हम उत्तर क्या लिख देंगे? वर्तन्ते। इस प्रकार से आप इसका उत्तर बना देंगे। तत्पश्चात आपके प्रश्न है अध शब्द जालम प्रदत्तम अस्ति। यहाँ शब्द जाल दिया गया है। अस्मिन ऊपरीतः अध, इसमें ऊपर से नीचे, वामतः दक्षिणम, वामतः दक्षिणम अर्थात बाएं से दाएं, च इति इस आधार पर, आधारम कृत्वा इसे आधार करके, सार्थक शब्दान रेखांकित, सार्थक शब्दों को रेखांकित करिए। यानी ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं हमें देखने हैं, जो हमने पहले भी एक बार एक अध्याय के माध्यम से सीखा था, और वर्ग पहेली या सुडोकू आप करते ही होंगे, ठीक वही पैटर्न यहाँ पर फॉलो करना है। तो इस प्रकार से अगर देखें तो इसमें कौन कौन से शब्द बन रहे हैं उन्हें हमने यहाँ पर अंडरलाइन नहीं कहेंगे, उसे एक बॉक्स में डाला है। जैसे जनजाति ही, भ्राता, मिजोरम, पूर्वोत्तरम, सप्त भगिन्यः, प्राकृतिकः, भगिनी। फिर यहाँ पे भ्राता 2 बार आ रहा था, यहाँ भी भ्राता को हम बॉक्स में डाल चुके हैं। यहाँ पे फिर से भ्राता आ रहा था, लेकिन मैंने फिर एक बार हो गया था इसलिए इसको मैंने शामिल नहीं किया। फिर नागालैंडम, उसके पश्चात देखें तो पहले हम बाएं से दाएं देखते हैं सारे, उसके बाद खासी, नागा, राज्यानी, ठीक है। उसके पश्चात पुरा, संस्कृति, देशस्य, गारो, वंश वृक्षः, अरुणाचल और बहवः, इस प्रकार से। अब देखते हैं ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे इसमें बहुत कम थे, जैसे अगर यहाँ देखें तो सिक्किम, मणिपुर। अब यहाँ पे जो ये शब्द है ये 2 में एक साथ काउंट हो रहा है। जैसे मणिपुर की बात करें तो यहाँ भी काउंट हो रहा है, और जब पूरा की बात आएगी तो वहां भी काउंट हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ त्रिपुरा है, त्रिपुरा के रा को अगर देखें तो ये 3 शब्दों को बना रहा है, 3 शब्दों में शामिल हो रहा है, त्रिपुरा में, पुरा में और राज्यानी में, इस प्रकार से, ठीक है। उसके पश्चात ऊपर से नीचे है मिजो। मिजो जो हमने एक जनजाति की बात की थी जो वहां पर निवास करती है। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तत्पश्चात आप अपने पुस्तक में इसका उल्लेख करते हुए इस उत्तर को भरते हुए और इसे समझने का, देखने का प्रयत्न करें। चलते हैं आगामी प्रश्न की ओर। पट्टिकातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरत। पट्टिका से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जिसमें पहला आपके है छात्राः अद्य विषय ज्ञातुम इच्छन्ति। छात्र आज किसके विषय में जानने की इच्छा करते हैं? तो स्वदेशस्य राज्यानाम, स्वदेशस्य राज्यानाम। इस प्रकार से आप इस उत्तर को यहाँ फिल कर लेंगे। फिर है अस्माकम देशे राज्यानि तथा 8 केंद्र शासित प्रदेशाः सन्ति। अस्माकम देशे राज्यानि, कितने राज्य हैं? 28। तो यहाँ पर दिया भी हुआ है, तो ये आप फिल कर लेंगे। फिर है सप्त भगिन्यः एकः भ्राता च कथ्यन्ते। क्या कहे जाते हैं? पूर्वोत्तर के राज्य कहे जाते हैं, जो आप यहाँ से उठा करके भर लेंगे। फिर है सप्त भगिन्यः इत्युक्तानि राज्यानि। 7 भगिन्य, 7 बहनों से युक्त राज्य कौन से हैं? तो आपको वो 7 राज्य यहाँ लिखने हैं। अब ध्यान आपको ये रखना है, पहली बात तो ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि सिक्किम यहाँ दिया भी नहीं गया है पट्टिका में, और अगर दिया गया होता किसी अन्य फिल इन द ब्लैंक के लिए तो हम सिक्किम को इसमें शामिल एक बार के लिए नहीं करते, क्योंकि इन्होंने सप्त भगिन्य ही पूछा है हमसे। तो हम ऊपर से जो पट्टिका है वहां से शब्द उठाते हुए, राज्यों के नाम उठाते हुए यहाँ फिल कर देंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुरम, मिजोरम, मेघालय, नागालैंडम, त्रिपुरा, इस प्रकार से। फिर है प्रदेशे अस्मिन्
बाहुल्यम अस्ति। इस प्रदेश में किसका बाहुल्य है? जनजाति ही बाहुल्यम अस्ति। पूर्वोत्तर राज्येषु वंश वृक्षाणाम विद्यते, क्या है? प्राचुर्यम, वह प्रचुर मात्रा में विद्यमान है। तो यह हमने पट्टिका से लेकर के इसमें फिल कर लिए हैं। तत्पश्चात आपके प्रश्न है, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्युत। भिन्न प्रकृति वाले जो पद है, शब्द हैं, उनको चुनना है। भिन्न प्रकृति यानी जो आप कहते हैं ओड वन निकालना है, तो वो ओड वन हमें यहाँ से निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, गच्छति पठति धावति अहसत क्रीडति। अब आप अगर देखेंगे तो ये गच्छति, पठति, धावति और क्रीडति, ये चारों लट लकार के स्वरूप हैं, जबकि अहसत को अगर हम देखें तो ये लंग लकार का है। अब यहाँ पे आपको याद होने चाहिए रूप। इसमें पहले भी हमने बात की थी कि क्रिया स्वरूपी जो रूप हैं, जो लकारों की बात होती है, और शब्द रूप अलग चलते हैं, इन सबको आपको एक सीमित मात्रा में याद करना है। एटलीस्ट एक एक लकार सारे याद करने हैं, ठीक है। तो अहसत यहाँ पे ओड वन है, निकाल देंगे। फिर है छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिका और क्रीडकः। अब छात्र, सेवकः, शिक्षकः और क्रीडकः, इन सब की बात करें तो ये पुल्लिंग है, और लेखिका की बात करें तो ये स्त्रीलिंग शब्द एक ही इसमें दिया गया है, तो हम इसको ओड वन निकाल देंगे। फिर है पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम। अब आप देखेंगे तो पत्रम, मित्रम, पुष्पम और फलम, ये सब क्या है? नपुंसक लिंग के स्वरूप हैं, और आम्रः यहाँ पर पुल्लिंग स्वरूप दे रखा है, इसको आप निकाल लेंगे। फिर है व्याघ्रः, भल्लुकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंह। अब यहाँ पे दो प्रकार के अंतर हैं। एक, बाकी के सभी जितने भी हैं शाखा को छोड़कर वे सभी पुल्लिंग हैं और शाखा स्त्रीलिंग स्वरूप यहाँ दिया है। दूसरा, हम ये भी कह सकते हैं कि ये सभी जीव जंतु जानवर इत्यादि हैं, और ये क्या है? पेड़ की शाखा है। इस प्रकार से ये ओड वन निकल जाएगा। फिर है पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा। अब आप देखेंगे तो पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री और वसुधा, ये सभी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं, जबकि यानम इसमें अलग है। यानम होता है यान, तो यानम इसमें ओड वन निकल जाएगा। चलते हैं आगामी प्रश्न की ओर। फिर आपके प्रश्न है, विशेष्य विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेष्य और विशेषण पदों का उचित मेल करो। सर्वप्रथम हमें यह समझना आवश्यक है कि विशेषण और विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण शब्द से आप परिचित होंगे कि वे शब्द जो किसी की भी विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। अब यहीं पर बात आती है, जिसकी विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। यानी कोई संज्ञा अथवा सर्वनाम के नाम क्या कहला सकते हैं? विशेष्य कहला सकते हैं, और उनके लिए जिन विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाए वो विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। अब हम करते हैं मिलान। इन्होंने कहा ये है विशेषण पद और ये है विशेष्य पद। तो विशेषण पद और विशेष्य पद का जब हम मिलान करें तो हम देखें अयम किसकी विशेषता दर्शा रहा है यहाँ, तो अयम प्रदेशः, अयम प्रदेशः, यह प्रदेश। तो प्रदेश क्या है? विशेष्य है, चूंकि यह स्थान को इंगित कर रहा है। फिर हम देखें संस्कृति विशिष्टायाम। संस्कृति विशिष्टायाम नहीं, संस्कृति की विशेषता। किसकी संस्कृति की विशेषता? भारत भूमौ। तो भारत भूमौ क्या हो जाएगा? विशेष्य पद हो जाएगा, और संस्कृति विशिष्टायाम विशेषण पद हो जाएगा। फिर है महत्वाधायिनी। महत्वाधायिनी कौन? संस्कृति, यानी ये जो हमारी संस्कृति है ये बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वदायिनी है। तो महत्वाधायिनी क्या हो गया? विशेषण, और संस्कृति हो गया विशेष्य। फिर है प्राचीने। प्राचीने इतिहासे, प्राचीन हुआ विशेषण, इतिहास उसका विशेष्य। और एकः समवायः, एक समूह, तो एक हुआ विशेषण और समवाय हो गया विशेष्य। इस प्रकार से आप इसका मिलान कर देंगे। तो इसी के साथ आपके इस अध्याय का अभ्यास कार्य यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आगे की वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।